क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है बाजरा फसल उन्नयन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्ल मिलेट क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या है अभी, बाजरा, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, पर्ल मिलेट। ठीक है। बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, वनस्पतिक नाम इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेनिसिटम ग्लॉकम। ठीक है। पेनिसिटम इसका वंश है या जीनस है, और ग्लॉकम जो है वो इसकी स्पीसीज या जाति है। ठीक है। इसकी फैमिली या कुल के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसकी फैमिली भी कौन सी होगी, ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली जो है इसकी है। गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर्स आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितने हैं, 14 या 14 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर। उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है अभी, अफ्रीका के अंदर हुई है, अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीका कंटिनेंट में हुई है। और अफ्रीका के अंदर एक विशेष क्षेत्र है जिसको क्या बोला जाता है, सहेल क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सहेल जोन। ठीक है। तो अफ्रीका के सहेल क्षेत्र के अंदर बाजरा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है उत्पत्ति केंद्र के बारे में, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जातियों की बात करते हैं, तो बाजरा के अंदर 5 जातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें पेनिसिटम टाइफॉइडीज। पेनिसिटम टाइफॉइडीज क्या है अभी, कृषि या कल्टीवेटेड जाति है। ठीक है। कल्टीवेटेड स्पीसीज है, इसकी कृषि करते हैं हम लोग। इसके अलावा दूसरी है पेनिसिटम ग्लॉकम। पेनिसिटम ग्लॉकम भी कैसी है अभी, कृषि है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है। ठीक है। तो ये 2 जातियाँ ऐसी हैं, 2 स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी कृषि की जाती है या कल्टीवेशन किया जाता है। बाकी की जो 3 जातियाँ हैं जिसमें आती है पेनिसिटम पर्पुरियम, पेनिसिटम सक्वामुलेटम एंड पेनिसिटम ओरिएंटेल। तो ये 3 जातियाँ इसकी, 3 स्पीसीज ऐसी हैं जो कैसी हैं अभी, वाइल्ड या जंगली हैं। ठीक है। तो ये 5 जातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तीसरा हम लोग करेंगे इसके अंदर फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बाजरा है उसमें पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है। तो बाजरे के पुष्पक्रम को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, संयुक्त शीर्षस्थ स्पाइक। ठीक है। कंपाउंड टर्मिनल स्पाइक, और इसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं अभी, पैनिकल बोलते हैं। तो आपने बाजरे का पौधा देखा होगा अभी, उसके बिल्कुल शीर्ष भाग पर, ठीक है, एक स्पाइक या पैनिकल जो है वो उपस्थित होती है, और वही क्या इसका पुष्पक्रम है या इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है अभी पैनिकल की, 25 से लेके 30 सेंटीमीटर तक होती है, और इसकी चौड़ाई या व्यास की बात करें या डायमीटर की बात करें तो कितनी है, 7 से लेके 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है। अब इसको अपने एक डायग्राम से देखते हैं। तो बाजरे का प्लांट भी आपने देखा होगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो बाजरा क्या अभी मोनोकॉट प्लांट है या एक बीजपत्री पादप है। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो रूट सिस्टम है या मूल तंत्र है वो किस तरह का होता है, अपस्थानिक मूल तंत्र या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। ठीक है। उसके बाद इसका तना है या स्टेम है जो कि नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। पर्व और पर्व संधियों में ये क्या होता है, विभेदित होता है। ठीक है। और इसके ऊपर लीव्स या पर्ण उपस्थित होती हैं, और इन लीव्स के अंदर जो वेनेशन है या शिरा विन्यास है वो किस तरह का होता है, पैरेलल या समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उनकी पत्तियों के अंदर या लीव्स के अंदर पैरेलल या समानांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है। अब पौधे के बिल्कुल शीर्ष पर, ठीक है, एक पर्ण ऐसी होगी जिसके कक्ष से या जिसके एक्सेस से क्या डेवलप होगा, पैनिकल विकसित होगी। ठीक है। इस लीफ को क्या बोलेंगे हम लोग, ध्वज पर्ण। ठीक है। या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग लीफ या बूट लीफ। ठीक है। तो इसके कक्ष से जो पैनिकल है वो विकसित होगी। अब इसका जो स्टॉक है या वृंत है वो क्या कहलाता है अभी, ग्रीवा या नेक कहलाता है। ठीक है। तो ये है अभी पैनिकल, और पैनिकल की लंबाई कितनी है, 25 से 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जो है वो आप लोग देखते हो बाजरा के पौधे के अंदर। ठीक है। चलिए अब इसको अपने कंटिन्यू करते हैं। जो पैनिकल है इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर अपने देखें तो इसमें क्या होता है अभी, बिल्कुल सेंटर के अंदर या केंद्र के अंदर क्या होता है, रैकिस होता है। ठीक है। इसको केंद्रीय रैकिस या सेंट्रल रैकिस बोल देते हैं। और इस रैकिस पर क्या लगा रहता है अभी, फेसिकल्स लगी रहती है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेसिकल क्या चीज़ होती है। तो फेसिकल्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो बहुत सारी हैं तो फेसिकल्स बोल देते हैं, और अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे, फेसिकल। अब ये फेसिकल क्या चीज़ होती है अभी, फेसिकल होता है स्पाइकिकाओं का समूह। ठीक है। जो स्पाइकलेट्स हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, फेसिकल बोल देते हैं। ठीक है। तो कई ग्रुप जो हैं
या कई फेसिकल्स जो हैं वो सेंट्रल रेकिस के ऊपर या केंद्रीय रेकिस के ऊपर लगी रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एक स्टॉक के द्वारा या वृंत के द्वारा जो फेसिकल्स हैं वो केंद्र रेकिस के साथ या सेंट्रल रेकिस के साथ लगी हुई रहेंगी। ठीक है, तो ये हैं अभी फेसिकल्स। तो ये हो जाएगी इसकी स्पाइक या पेनिकल की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपने थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एक फेसिकल है, ठीक है, एक फेसिकल जो है उसकी संरचना किस तरह की होती है। तो एक फेसिकल में आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी स्पाइकिकाएँ या स्पाइकलेट्स होती हैं। तो आप लोग कितनी बताओगे भी? टोटल 6 स्पाइकिकाएँ या स्पाइकलेट्स होती हैं, टोटल 6 होती हैं। ठीक है, और ये कैसे होती हैं? 3 जोड़ों में होती हैं। ठीक है, तो 3 जोड़ी स्पाइकलेट्स बोल सकते हैं या फिर 3 पेयर्स स्पाइकलेट्स या स्पाइकिकाएँ कह सकते हो। तो टोटल कितनी होगी? 6 हो गई, क्योंकि एक जोड़े में 2 स्पाइकिकाएँ होंगी। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो ये इसका स्टॉक है या वृंत है, जिस पर 3 ब्रांचेस हैं, है ना, 3 शाखाएं हैं, और हर एक शाखा पर आपको कितनी स्पाइकिकाएँ या स्पाइकलेट्स दिख रही होंगी? 2 स्पाइकिकाएँ दिख रही होंगी। तो टोटल कितनी हो गई ये? 3 जोड़ी हो गई। ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ स्पाइकलेट्स जो हैं वो एक फेसिकल में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब अपने एक स्पाइकिका की स्ट्रक्चर देखेंगे या एक स्पाइकलेट जो है उसके अंदर क्या कुछ होता है। तो प्रत्येक स्पाइकिका के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने पुष्प होते हैं या कितने फ्लावर्स होते हैं। तो 2 फ्लावर्स या 2 पुष्प होते हैं हर एक स्पाइकिका के अंदर। अब इन दोनों में से जो ऊपरी पुष्प होता है या अपर फ्लावर होता है वो कैसा होता है? भी बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है। और जो निचला पुष्प होगा या लोअर फ्लावर होगा वो कैसा होगा? स्टेमिनेट होगा या पुंकेसरी होगा। ठीक है, या इसको नर पुष्प भी बोल देते हैं। तो एक पुष्प तो कैसा है? द्विलिंगी है, और दूसरा कैसा है? नर पुष्प है या पुंकेसरी पुष्प है। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी पुष्प हो सकता है, या द्विलिंगी पुष्प हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, या पुंकेसरी या स्टैमिनेट फ्लावर हो सकता है। हर एक पुष्प के अंदर और क्या चीज़ होती है? 2 तो होते हैं इसके अंदर, हरासित परिदल या रिड्यूस्ड टेपल्स, और इन रिड्यूस्ड टेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं पॉपुलरली? लोडिक्यूल्स। ठीक है, तो 2 लोडिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे हर एक पुष्प के अंदर, हर एक फ्लावर में। एक लेम्मा होगा, ठीक है, और एक पेलिया होगा। ये हर एक पुष्प के अंदर होते हैं, चाहे वो द्विलिंगी पुष्प हो चाहे वो पुंकेसरी पुष्प हो। ठीक है, तो अपने इसको डायग्राम से देखते हैं भी क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये आपको एक स्पाइकिका की संरचना जो है वो डायग्राम के अंदर दिख रही होगी। ठीक है, इसमें सबसे नीचे की तरफ क्या है? इसका स्पाइकिका का स्टॉक है या वृंत है। इस वृंत पर क्या उपस्थित होता है? भी ग्लूम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, ग्लूम्स क्या है? भी बंदे सहपत्र हैं। तो सबसे नीचे की तरफ क्या होगा? निचला ग्लूम होगा या लोअर ग्लूम होगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपरी ग्लूम या अपर ग्लूम। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं या बंदे सहपत्र हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? अभी लेम्मा जो है, लेम्मा की संख्या कितनी है? अभी 2 है। देखो, एक लेम्मा तो ये है जो इस तरफ जा रहा है राइट साइड की तरफ, और दूसरा लेम्मा ये है जो किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जितने लेम्मा होंगे उतने ही फ्लावर्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, द्विलिंगी पुष्प की बात करते हैं, जो कि आपको बाईं ओर या लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है इसको क्या बोल देते हैं? अंडप या कार्पेल। और ये तीन आपको क्या दिख रहे होंगे यहाँ पे? पुंकेसर या स्टामेन्स दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो है, हरे रंग की जो संरचना है, ये क्या है? पेलिया है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ क्या है? लेम्मा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स दोनों उपस्थित हैं। इसका मतलब ये कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, दूसरे फ्लावर की तरफ अगर अपने चलें तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ यहाँ पे 3 स्टामेन्स हैं या पुंकेसर हैं। ठीक है, यहाँ पे अंडप या कार्पेल जो है वो पूर्णतः क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है? भी एक पेलिया है। तो ये क्या कहलाएगा? पुंकेसरी पुष्प या स्टेमिनेट फ्लावर कहलाएगा, या मेल पुष्प, मेल फ्लावर या नर पुष्प इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 2 फ्लावर हैं जो मैंने आपको अभी बताया। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या द्विलिंगी पुष्प है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने पुंकेसर होते हैं या कितने स्टामेन्स होते हैं। तो आपको क्या बताओगे? 3। तो 3 पुंकेसर हैं, 3 स्टामेन्स हैं। और अंडप कितने होते हैं इसके अंदर? एक अंडप होता है। अब अंडप के अंदर बीजांड आपसे पूछा जा सकता है, या ओव्यूल्स कितने होते हैं हर एक कार्पेल के अंदर? तो एक बीजांड या एक ओव्यूल जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो अपर फ्लावर या ऊपरी पुष्प जो है, इसमें आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड की ओर लेम्मा है। ठीक है, उसके बाद फिर राइट साइड की ओर आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे पेलिया दिख रहा होगा।
ठीक है। उसके बाद फिर 2 लोडिक्यूल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं या मुड़ी हुई संरचनाएं हैं, लोडिक्यूल्स। इसके अलावा बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा होगा अंडप या कार्पेल। अब कार्पेल जो है या अंडप जो है, इसकी जो वर्तिकाग्र होती है या स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, द्विशाखित होती है या बाइफिड होती है, ठीक है। और ये पंखनुमा दिखाई देती है या फीदर लाइक दिखाई देती है, ठीक है। तो फीदरी स्टिग्मा या पंखनुमा वर्तिकाग्र जो है, जो कि द्विशाखित होती है, बाइफिड होती है, वो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो एक कार्पल होगा यहाँ पे। स्टामेंस कितने दिख रहे हैं आपको, टोटल 3 स्टामेंस हैं या 3 पुंकेसर हैं। तो एक पुंकेसर तो ये रहा, फिर दूसरा ये और तीसरा ये, तो टोटल 3 पुंकेसर या स्टामेन जो हैं वो द्विलिंगी पुष्प के अंदर होते हैं। तो ये है अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेमिनेट फ्लावर की या पुंकेसरी पुष्प की। तो पुंकेसरी पुष्प के अंदर कितने होते हैं, अभी 3 पुंकेसर होते हैं या 3 स्टामेंस होते हैं। तो नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये निचला पुष्प या लोअर फ्लावर की स्ट्रक्चर है। तो इसमें लेफ्ट साइड की तरफ आपको दिख रहा होगा लेमा, ठीक है, जो कि क्या है, एक सहपत्र है। और राइट साइड में आपको क्या दिख रहा होगा, पेलिया दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर लोडिक्यूल्स होते हैं, कर्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं, 2 लोडिक्यूल्स दिख रहे होंगे। और इसके अलावा 3 पुंकेसर हैं इसके अंदर, 3 स्टामेंस हैं, 1, 2 और 3। इसके अंदर कार्पेल या अंडप का पूर्णतया अभाव है। तो यहाँ पे कार्पेल नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए ये क्या है, पुंकेसरी पुष्प है या नर पुष्प है, ठीक है। तो ये है भी स्टेमिनेट फ्लावर या पुंकेसरी पुष्प, ठीक है। चलिए अब इसको अपने डायग्राम से फ्लोरल डायग्राम या पुष्पीय चित्र से समझते हैं। तो इसका पुष्प चित्र या फ्लोरल डायग्राम अपने बनाए तो सबसे ऊपर की तरफ आपको ये दिख रहा होगा मातर अक्ष या मदर एक्सिस। तो मातर अक्ष क्या होता है भी, ऐसा अक्ष या एक्सिस जिस पर फ्लावर लगा रहता है, जिस पर पुष्प या हम कह सकते हैं स्पाइकिका लगी रहती है, क्या कहलाता है भी, मदर एक्सिस या मातर अक्ष कहलाता है। तो ये कोई टहनी हो सकती है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से। उसके बाद फिर जो दोनों के दोनों पुष्प हैं, दोनों के दोनों फ्लावर हैं, ये हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पुंकेसरी पुष्प या नर पुष्प। ये दोनों फ्लावर्स ग्लूम्स के अंदर बंद रहते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे ऊपर की तरफ अपर ग्लूम, है ना, या ऊपरी ग्लूम। और सबसे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, लोअर ग्लूम या निचला ग्लूम हो जाएगा, ठीक है। दोनों फ्लावर्स इनके बीच में ही उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प की। तो द्विलिंगी पुष्प में क्या, अभी एक लेमा है, दिख रहा होगा आपको, और फिर नीचे की तरफ क्या है, इसमें एक पेलिया है। तो लेमा और पेलिया के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 तो पुंकेसर होते हैं या स्टामेंस होते हैं इसके अंदर, और एक जो है वो अंडप होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर। और लोडिक्यूल्स होते हैं कितने, 2। तो एक लोडिक्यूल ये रहा और दूसरा ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा नीचे की तरफ हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर या पुंकेसरी पुष्प की बात करें तो इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या अभी पेलिया है और नीचे की तरफ इसमें आपको लेमा दिख रहा होगा। तो लेमा और पेलिया के बीच में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इसमें 2 तो लोडिक्यूल्स होते हैं। तो एक लोडिक्यूल ये है, दूसरा ये है। और 3 स्टामेंस या पुंकेसर होते हैं। तो 1, 2 और 3, तो 3 स्टामेंस हैं इसके अंदर। तो ये है भी फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र बाजरा का, ठीक है, बाजरा की स्पाइकिका का कह सकते हैं या स्पाइकलेट ऑफ पर्ल मिलेट का। चलिए अब अपने बात करते हैं परागण या पॉलिनेशन की। तो अगर अपने देखें तो बाजरा जो है या पर्ल मिलेट जो है, ये प्राकृतिक रूप से परपरागित फसल है। नेचुरली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और इसमें जो पॉलिनेशन है या परागण है वो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, ठीक है। तो वायु परागण होता है, या इसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोल देते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। तो बाजरा में एनिमोफिली या वायु परागण देखने को मिलता है। अब बाजरा में द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो फिर बाजरा में स्वपरागण होना चाहिए या सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। इसका कारण क्या है अभी, स्त्री पूर्वता, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी क्या होती है, जो वर्तिकाग्र है वो पहले मैच्योर हो जाती है या परिपक्व हो जाती है, और जो पुंकेसर हैं या स्टामेंस हैं वो बाद में मैच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, स्त्री पूर्वता कहलाती है, ठीक है। तो स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी की वजह से ही बाजरा के अंदर या पर्ल मिलेट में क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है ना, पर परागण ज़्यादा होता है। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है या स्वपरागण है वो कम होता है। तो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कितना होगा इसके अंदर, 80% तक होता है। और स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कितना होगा भी, 20% तक होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखनी है। चलिए अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं,
जो फ्लावरिंग है या पुष्पन की प्रक्रिया है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको पेनिकल पर लेके चलता हूँ। ये हमारी पेनिकल है ना। तो पेनिकल में जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है, ये शीर्ष से यानी टिप से, है ना, ये वाला जो शीर्ष है, इससे 1/3 भाग नीचे की तरफ चले जाएं हम लोग, लगभग यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, यानी कि सबसे पहले जो पुष्प खिलेंगे या फ्लावर्स ओपन होंगे वो कहाँ पे होंगे, इस एरिया में होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर पुष्प खुलते जाएंगे और यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर पुष्प जो है वो खुलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग या जो पुष्पन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो द्विलिंगी पुष्प हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं, उनमें जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा है वो पहले निकलती है, ठीक है। द्विलिंगी पुष्पों के अंदर या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर जो वर्तिकाग्र है वो पहले निकलती है या स्टिग्मा जो है वो पहले ही बाहर आ जाती है, ठीक है। और 2 से 3 दिनों के अंदर, है ना, वर्तिकाग्र के बाहर निकलने के 2 से 3 दिनों के अंदर ही जो पुष्पन की प्रक्रिया है या फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो परागकोश हैं या एंथर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पहले बाहर निकल रही है, ठीक है। ये पहले बाहर निकल गई तो इसका मतलब क्या होगा, किसी दूसरे पौधे से आए हुए जो परागकण होंगे या पोलन ग्रेन्स होंगे वो इसको क्या कर देंगे, परागित कर देंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब तक परागकोश बाहर निकलते हैं या एंथर्स बाहर निकलते हैं तब तक जो वर्तिकाग्र है वो निषेचित हो चुकी होती है या फर्टिलाइज हो चुकी होती है। तो इसका मतलब ज़्यादातर या 80% तक क्या होगा, इसके अंदर पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। तो ये जो प्रावस्था है इसको क्या बोल देते हैं अभी, प्रथम नर प्रावस्था या फर्स्ट मेल फेज, ठीक है, इसको फर्स्ट मेल फेज बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए या द्विलिंगी पुष्पों के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर्स जो हैं, यानी जो पुंकेसरी पुष्प होते हैं उनके लिए। तो अब पुंकेसरी पुष्प जो हैं इनके अंदर कार्पेल या अंडप तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है अभी, सिर्फ परागकोश हैं, ठीक है। और परागकोश जो हैं वो कब बाहर निकलते हैं, जो जो एंथर्स हैं वो कब बाहर निकलते हैं, फ्लावरिंग के 5वें दिन, ठीक है। पुष्पन पूर्ण हो जाता है, जो फ्लावरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके 5वें दिन या 5th डे जाके जो एंथर्स हैं या परागकोश हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं अभी, द्वितीयक नर प्रावस्था या सेकेंडरी मेल फेज, ठीक है। तो प्राइमरी मेल फेज क्या है, प्राथमिक नर प्रावस्था क्या है, द्वितीयक नर प्रावस्था या सेकेंडरी मेल फेज क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बाजरा है या पर्ल मिलेट है इसमें फ्लावरिंग का टाइम क्या है, जो पुष्पन है वो दिन के कौन से समय होता है। तो ये होता है अभी शाम को 8 बजे, लगभग रात को 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और सुबह 2 बजे तक जो पुष्पन की प्रक्रिया है या फ्लावरिंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो रात को 8 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक, ठीक है। तो ये टाइम जो है या समय जो है ये आपको ध्यान में रखना है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो फल है या फ्रूट है वो किस तरह का होता है। तो बाजरा में कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और कैरियोप्सिस में जो बीज चोल है या सीड कॉट है वो क्या होता है अभी, संलयित हो जाता है या फ्यूज हो जाता है किसके साथ, फ्रूट वॉल के साथ या फल भित्ति के साथ, ठीक है। और इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते कि इसमें से सीड कौन सा है और फ्रूट कौन सा है। इसका मतलब बाजरा के लिए फ्रूट और सीड एक ही होता है। जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, जितने भी धान्य फसलें हैं, उन सभी में ऐसा ही होता है ना। वही उसका फ्रूट होता है और वही उसका क्या होता है, सीड होता है। तो फ्रूट और सीड या फल और बीज जो है वो एक ही होते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कैरियोप्सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है अभी। तो ये थी भी बाजरा या पर्ल मिलेट की फ्लोरल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो हम लोग जो प्रजनन विधियां उपयोग करते हैं या ब्रीडिंग मेथड्स का उपयोग करते हैं पर्ल मिलेट या बाजरा के अंदर,
वो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि लगभग सभी क्रॉप्स के अंदर या सभी फसलों के अंदर समान रहता है, वो क्या है भी, अधिक उपज या हायर यील्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फसलों में जो उपज है वो अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। तो बाजरा में उपज किन कारकों पर निर्भर करेगी, तो इसमें सबसे पहला कारक आता है पैनिकल की लंबाई या लेंथ ऑफ पैनिकल। अब पैनिकल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा संख्या में जो बीज हैं या सीड हैं वो बनेंगे, है ना, और बीज जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही उपज या यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी पर हेक्टेयर, है ना। दूसरा फैक्टर कौन सा है अभी, पैनिकल की सहजता, या इसको बोल देते हैं कॉम्पैक्टनेस ऑफ पैनिकल। ठीक है, तो पैनिकल के अंदर जो स्पाइकिकाएँ हैं या जो फेसिकल्स हैं वो जितनी ज़्यादा पास पास स्थित होंगी उतनी ही ज़्यादा संख्या में बीज बनेंगे किसके अंदर, पैनिकल के अंदर। तो इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा उपज या यील्ड जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, और तीसरा है 1000 दानों का भार या वेट ऑफ 1000 सीड्स। तो दाने जो हैं जितने बड़े आकार के होंगे, है ना, जितना उनका वेट ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा, उतनी ही हम लोग क्या देखते हैं उनके अंदर प्रति हेक्टेयर उपज जो है या जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं बाजरा की उपज। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या रहता है हमारा, अधिक उपज या हायर यील्ड। उसके बाद दूसरा रहता है भी शीघ्र परिपक्वन या अर्ली मैचुरेशन। ठीक है, तो हमें बाजरा के अंदर या पर्ल मिलेट के अंदर ऐसी किस्मों को विकसित करना है जो कम समय में पककर तैयार हो जाए। ठीक है, उससे क्या होगा भाई, जो लेट सीजन में आने वाले इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, लेट सीजन में अगर कोई इंसेक्ट्स का अटैक होता है या कोई डिजीज़ का अटैक होता है तो उससे हमारी जो फसल है ना, उससे हमारी जो क्रॉप है बाजरा की या पर्ल मिलेट की वो बच जाती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है अर्ली मैचुरेशन या शीघ्र परिपक्वन का। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है अभी इसके अंदर, फोटो इनसेंसिटिविटी या प्रकाश असंवेदीता। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है उसके ऊपर प्रकाश की अवधि का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने किसी एक क्षेत्र के अंदर एक उन्नत किस्म विकसित की है बाजरा की या पर्ल मिलेट की, ठीक है, अगर हम उसको किसी दूसरे क्लाइमेट में या दूसरे क्षेत्र के अंदर उसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस क्षेत्र के अंदर अगर प्रकाश की अवधि में अंतर है तो उस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, उपज पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो किस्म हमने विकसित की है अगर ये प्रकाश असंवेदी हो, फोटो इनसेंसिटिव हो, अर्थात प्रकाश की अवधि का इस किस्म की पुष्पन के ऊपर या फ्लावरिंग के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो हम लोग इस किस्म को किसी भी दूसरे क्षेत्र में उगा सकते हैं, उपज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रकाश असंवेदी किस्मों का जो निर्माण है वो भी हमारा एक उद्देश्य रहता है पर्ल मिलेट या बाजरा के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर अधिक चारा उपज, हायर फोरेज यील्ड। ठीक है, तो हम लोग बाजरा को हरे चारे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन फूडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाजरे में जो चारे की उपज है या पर्ल मिलेट के अंदर जो फूडर यील्ड है ना, फोरेज यील्ड जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उसकी अगर अपने बात करें तो सबसे पहला आता है पर्णमयता या लीफीनेस। अब पर्ल मिलेट या बाजरा के अंदर जितनी ज़्यादा संख्या में हरी पत्तियाँ होंगी या ग्रीन लीव्स होंगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा उससे, हरा चारा या ग्रीन फूडर जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये है लिफीनेस। दूसरा है भी पाचनशीलता या डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है, अब जो हमें हरा चारा मिल रहा है या जो ग्रीन फूडर हम लोग ले रहे हैं बाजरा से, ठीक है, ये हम किसको देंगे भी, कैटल्स को देंगे। अब कैटल्स जो है वो जितनी आसानी से, है ना, वो कितनी आसानी से इस फूडर को या इस हरे चारे को वो डाइजेस्ट कर पाते हैं या उसको पचा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर रहता है या कारक रहता है जो कि प्रभावित करता है फोरेज यील्ड को या चारे की उपज को। तीसरा है भी चारे की गुणवत्ता या फोरेज की क्वालिटी। ठीक है, फोरेज के अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा में है ना, उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो कितना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मात्रा में है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं या कारक हैं ये किस में आते हैं, चारे की गुणवत्ता या फोरेज क्वालिटी में आते हैं।
ठीक है। तो अगर हम फोरेज की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, तो क्वालिटी को जब हम बढ़ाएंगे तो उपज के ऊपर इसका क्या पड़ेगा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब उपज कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारक है जो चारे की उपज को प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये है अभी चौथा उद्देश्य या फोर्थ ऑब्जेक्टिव, हायर फोरेज यील्ड या अधिक चारा उपज। ठीक है। उसके बाद पांचवा ऑब्जेक्टिव या पांचवा उद्देश्य आता है अभी रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है। तो जो बाजरे की फसल है या पर्ल मिलेट की जो क्रॉप है, उसके ऊपर बहुत सारे पैथोजेंस हैं या रोगजनक हैं जो अलग अलग टाइप की डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इन डिजीज़ की वजह से क्या होता है अभी, बाजरे की जो गुणवत्ता है ना, या जो क्वालिटी है वो डाउन चली जाती है। जो प्रति हेक्टेयर उपज है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। तो हमें ये जो रोग हैं या ये जो डिजीज़ेस हैं, इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी होगी। ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग हैं जो बाजरे की फसल में होते हैं। ठीक है। ताकि हम उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ या जो प्रतिरोधी किस्में हैं उनको विकसित कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहली आती है अभी डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है। दूसरा है अर्गट डिजीज़, तीसरा है ग्रीनियर डिजीज़, और चौथा है अभी रस्ट डिजीज़। तो ये चार मुख्य रोग हैं या डिजीज़ हैं जो कि बाजरा की फसल में देखने को मिलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली जो है, जो बाजरे की फसल है या जो पर्ल मिलेट की क्रॉप है, इसमें जो नाशी कीट हैं, है ना, जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी समस्या नहीं रहती है। ठीक है। यानी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स जो हैं या जो नाशी कीट हैं वो सबसे कम प्रभावित करते हैं किसको, बाजरे की फसल को। इसलिए हमें कीट प्रतिरोधी किस्मों के निर्माण की आवश्यकता बाजरे के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आती है दानों की गुणवत्ता या ग्रेन क्वालिटी। ठीक है। तो अब जो ग्रेन्स हैं या दाने जो हैं वो जितने बड़े आकार के होंगे, जितने चमकीले होंगे, ठीक है, और मोती जैसे होंगे, ठीक है, पर्ल लाइक, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पर्ल मिलेट, क्योंकि इसके जो ग्रेन्स हैं या दाने जो हैं वो मोती के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको पर्ल मिलेट बोल देते हैं। तो मोती जैसे चमकीले और बड़े दाने जो होते हैं या ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, लार्ज साइज, ठीक है, शाइनिंग एंड पर्ल लाइक जो सीड्स हैं या ग्रेन्स हैं वो मानव उपभोग के लिए ज़्यादा वांछनीय है। ठीक है। ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो ज़्यादा क्या है, डिज़ायरेबल है। तो ये है अभी दानों की गुणवत्ता या ग्रेन क्वालिटी। तो हमें इन तीन फैक्टर्स को या तीन कारकों को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ती है किसके अंदर, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या पादप प्रजनन के अंदर। तो ये भी एक उद्देश्य जो है वो रह सकता है अभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके अंदर प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मेथड्स। तो कौन कौन सी प्रजनन विधियों का उपयोग बाजरा में हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है अभी इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन। तो पुरस्थापन जो है वो हमने तीन किस्मों का किया है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ है जामनगर जायंट, दूसरी है बाबापुरी, तीसरी है पूसा मोती। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी पूसा मोती पर क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है आपके पिछले एग्जाम्स के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पूसा मोती कौन सी फसल की किस्म है। ठीक है। पूसा मोती जो है वो कौन सी क्रॉप की वैरायटी है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके मेन एग्जाम के अंदर भी आता है ये। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन तीन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं जो कि इंट्रोड्यूस की गई हैं या पुरस्थापित की गई हैं किसी दूसरी कंट्री से। उसके बाद दूसरी विधि आती है इसके अंदर समूह वरण, या इसको बोल देते हैं मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन के द्वारा कई किस्में जो हैं वो बाजरा के अंदर या पर्ल मिलेट के अंदर विकसित की गई हैं। तो सबसे पहली है NO। ठीक है। NO से संबंधित तीन किस्में हैं। सबसे पहली है NO37, दूसरी है NO54 और तीसरी है NO59। तो ये तीन किस्में हैं। दूसरी आती हैं CO से संबंधित। तो इसके अंदर दो किस्में आती हैं CO2 एंड CO3। और तीसरा है भी AKP से संबंधित। तो AKP1 एंड AKP2। तो ये दो किस्में हैं जो कि समूह वर्ण या मास सिलेक्शन के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है। तो इन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तीसरी विधि हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं संश्लिष्ट व सम्मिश्र किस्में, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटीज़। तो सबसे पहले अगर सिंथेटिक वेराइटीज़ या संश्लिष्ट किस्मों की बात करें तो इसमें एक किस्म विकसित की गई है इसके अंदर, वो है ICMS 7703।
ठीक है। और कंपोजिट वैरायटी या सम्मिश्र किस्मों की बात करें तो इसमें एक किस्म का नाम आपको ध्यान में रखना है ICMV1, ठीक है। तो ये हैं अभी सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज़ जो इसके अंदर डेवलप की। उसके बाद आता है किस्म संकरण या वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने अलग अलग किस्मों के मध्य संकरण करवाया है और संकरण से हमने नई उन्नत किस्में बाजरा या पर्ल मिलेट के अंदर विकसित की हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, अभी भारतीय किस्म का है ना या इंडियन वैरायटी का हमने क्रॉस करवाया है किसके साथ, अफ्रीकी किस्मों के साथ या अफ्रीकन वैरायटीज़ के साथ। तो इन दोनों के संकरण से या हाइब्रिडाइजेशन से हमने दो किस्में विकसित की हैं, ठीक है। एक तो है अभी AF3 और दूसरी वैरायटी है S530 या 530 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्में हैं जो हमने किस्म संकरण या वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डेवलप की है। उसके बाद आता है दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो दूरस्थ संकरण में हम लोग क्या करते हैं, भी अलग अलग जातियों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी एक तरफ कृष्य बाजरा लेना है या कल्टीवेटेड पर्ल मिलेट लेना है। और कल्टीवेटेड पर्ल मिलेट का क्या मतलब है, पेनिसिटम ग्लोकम, ठीक है। इसका हमने क्रॉस करवाना है किसके साथ, वाइल्ड स्पीसीज के साथ या जंगली जातियों के साथ। तो इसमें सबसे पहले पेनिसिटम परपुरियम के साथ इसका क्रॉस करवाया गया है कृष्य बाजरे का। और इससे कौन कौन सी किस्में विकसित की गई हैं, चारे की बहुवर्षीय किस्में, है ना, ग्रीन फोडर के लिए जो पेरिनियल वैरायटीज़ हैं वो डेवलप की गई। दूसरा पेनिसिटम सक्वामेटम का क्रॉस करवाया गया है किसके साथ, कृष्य बाजरे के साथ या कल्टीवेटेड पर्ल मिलेट के साथ। और इससे बहुवर्षीय व पालारोधी किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं, यानी कि पेरिनियल एंड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई, ठीक है। तीसरा जो दूरस्थ संकरण करवाया गया है वो करवाया गया है पेनिसिटम ओरिएंटेल का किसके साथ, कृष्य बाजरे के साथ। और इससे क्या बनाया गया है, असंगजन्य किस्में विकसित की गई हैं, यानी एपोमिक्टिक वैरायटीज़ डेवलप की गई, ठीक है। एपोमिक्सिस हमने पढ़ा था। तो एपोमिक्टिक वैरायटीज़ जो हैं वो तीसरे दूरस्थ संकरण के द्वारा या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है संकर किस्में या हाइब्रिड वैरायटीज़। तो हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप करने के लिए साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव्यी आनुवंशिक नरबंधता का उपयोग जो है वो यहाँ पे किया जाता है, यानी यहाँ पे 3 लाइन सिस्टम का उपयोग होता है ना। 3 वंशक्रम विधि का जो उपयोग है या तंत्र का जो उपयोग है वो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ए लाइन, सॉरी बी लाइन और आर लाइन, 3 लाइन्स डेवलप की जाती हैं। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, 3 लाइन सिस्टम। तो अब इसके अंदर जो फीमेल पेरेंट है या मादा जनक है वो कौन सा होता है अभी, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक CMS लाइन यूज़ करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन, या इसको बोल देते हैं कोशिका द्रव्यी नरबंध्य वंशक्रम का उपयोग करते हैं। और इसका नाम आपको ध्यान में रखना है टिफ्ट 23A, ठीक है। टिफ्ट 23A को मादा जनक के रूप में यूज़ करते हैं या फीमेल पेरेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। टिफ्ट 23A। दूसरा नर जनक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं मेल पेरेंट के रूप में। तो हम लोग अलग अलग मेल पेरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा संकरण से या हाइब्रिडाइजेशन से वो 5 संकर किस्में हैं। तो ये कौन कौन सी संकर किस्में हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक किस्म बनाएगी जिसका नाम क्या रखा गया, HB1, ठीक है। HB1 किस्म बनाने के लिए जो मादा जनक होगा वो तो यही रहेगा टिफ्ट 23A। इसके लिए जो नर जनक का उपयोग किया गया वो कौन सा था, अभी BIL35, ठीक है। ये एक किस्म है बाजरे की जिसका उपयोग नर जनक के रूप में किया गया। और इससे संकर कौन सा बनाया गया, संकर किस्म कौन सी बनाएगी, HB1, ठीक है, या हाइब्रिड 1 बोल देते हैं इसको। दूसरा जो है, दूसरी किस्म कौन सी बनाएगी, HB2 या हाइब्रिड 2 बोल देते हैं इसको। तो दूसरी किस्म के लिए जो मादा जनक है या फीमेल पेरेंट है वो कौन सा है, यही रहेगा टिफ्ट 23A। लेकिन जो नर जनक है वो चेंज हो गया, वो कौन सा है अभी, J188, ठीक है। तो J188 का टिफ्ट 23A से हमने क्रॉस करवाया और हमने कौन सी किस्म विकसित की, HB2 किस्म विकसित की,
ठीक है। उसके बाद तीसरी किस्म हमने विकसित की है HB3। तो HB3 विकसित करने के लिए हम लोग मादा जनक कौन सा लेंगे, फीमेल पेरेंट वही रहेगा TIF23A। नर जनक फिर से चेंज हो जाएगा, नर जनक कौन सा है अभी यहाँ पे J104, ठीक है। तो J104 का हमने क्रॉस करवाया किसके साथ, TIF23A के साथ, और हमने क्या बनाया, HB3 वैरायटी जो है वो डेवलप की। उसके बाद चौथी वैरायटी जो हमने डेवलप की उसका नाम पड़ गया HB4, ठीक है। HB4 बनाने के लिए हम लोग मादा जनक या फीमेल पेरेंट कौन सा यूज़ करेंगे, यही रहेगा TIF23A। लेकिन जो नर जनक है वो फिर से चेंज हो जाएगा, नर जनक कौन सा लेंगे यहाँ पे K560, ठीक है, या K560 बोल देते हैं इसको। तो K560 का क्रॉस हमने करवाया किसके साथ, TIF23A के साथ, और हमने क्या विकसित किया, HB4 वैरायटी या किस्म जो थी वो विकसित की, ठीक है। उसके बाद पांचवी किस्म जो हमने इसके अंदर विकसित की उसका नाम रखा गया HB5, ठीक है। HB5 बनाने के लिए हम लोग मादा जनक यही यूज़ करेंगे TIF23A, लेकिन नर जनक परिवर्तित हो जाएगा। नर जनक कौन सा लेंगे हम लोग यहाँ पे K559, ठीक है। तो K559 का क्रॉस हमने करवाया किसके साथ, TIF23A के साथ, और कौन सी किस्म विकसित की, HB5 किस्म जो थी वो विकसित की, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 किस्में जो हैं वो संकर किस्में विकसित की हैं। लेकिन ये जो 5 की 5 किस्में हैं, 5 किस्में कौन सी, HB1, HB2, HB3, HB4 एंड HB5, ये पांचों की पांचों किस्में जो हैं वो डाउनी मिल्ड्यू के प्रति संवेदी किस्में हैं, या डाउनी मिल्ड्यू के प्रति ये क्या है, सेंसिटिव है। इसका मतलब डाउनी मिल्ड्यू आसानी से इन किस्मों के अंदर हो जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन किस्मों का जो विमोचन है या रिलीज है वो कौन से ईयर में किया गया था, तो ये किया गया था 1965 से लेके 1972 के मध्य इनका विमोचन या रिलीज किया गया था, ठीक है। अब इन पांचों में से एक किस्म थी HB3 किस्म। तो HB3 किस्म जो थी ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी या सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है। अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य 2 किस्में ध्यान में रखनी है आपको, हाइब्रिड वेराइटीज़ जो हैं पर्ल मिलेट या बाजरा की। एक तो है NHB3 और दूसरा है NHB4, ठीक है। तो NHB3 और NHB4 ये दोनों की दोनों जो किस्में हैं ये डाउनी मिल्ड्यू के प्रति रोधी किस्में हैं, या डाउनी मिल्ड्यू के प्रति ये क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं। इसका मतलब ये जो डाउनी मिल्ड्यू है वो इन किस्मों के अंदर नहीं फैलता है, ठीक है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।